तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो हम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे और आपको 1 to 75 तक सेक्शन को कवर करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे और आपको बताएंगे और आपको नॉलेज काफ़ी मिलेगी। तो बिना लाभ लपेटे हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्टार्ट करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है, भारतीय संविदा अधिनियम कब लागू हुआ? 1 सितंबर 1872 को। उसके बाद जानते हैं संविदा होती क्या है। दोस्तों, संविदा में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य कुछ करने के अधिकार या इनके द्वारा कुछ ना करने के दायित्व ऑब्लिगेशन का सृजन होता है। संविदा एक ऐसा करार है जो वित्त के अंतर्गत प्रवर्तनीय है, अर्थात वे करार जो वित्त द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है वह संविदा नहीं है। दोस्तों, संविदा को सबसे पहले दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। कैसे? जैसे कि आप कहीं सामान खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। आपने पूछा दुकानदार से कि भैया ये कितने का आप दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा इतने का दे रहे हैं, ठीक है। आपने उनको पैसा दिया, उन्होंने सामान दे दिया। ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि जहाँ पर आपका अधिकार है कि आपने पैसा दिया, उसको आपको सामान मिलना चाहिए। सामने वाले का दायित्व भी है कि उसने पैसा लिया है तो उसको सामान देना पड़ेगा। उसके बाद संविदा एक ऐसा करार है जो वित्त के अंदर प्रवर्तनीय है, अर्थात वे करार जो वित्त द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है वह संविदा नहीं है। जो संविदा होती है वो वित्त द्वारा प्रवर्तनीय होनी चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इलीगल काम कर रहे हैं उसके लिए आप संविदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जो लीगल काम है वही करार संविदा हो सकते हैं, इलीगल नहीं हो सकते। अगर वो इलीगल है तो प्रवर्तनीय नहीं हो सकता और वह संविदा शून्य हो जाती है, ठीक है। ये बेसिक सा संविदा का अर्थ था जो आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं इनके सेक्शन से। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संविदा सेक्शन में यही दे रखा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये पूरे भारत में लागू होगा। सेक्शन 1 में 1872 को लागू हुआ था, ठीक है। सेक्शन 2 में दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम अच्छे से कवर करेंगे, इसके एक एक सब क्लॉज को कवर करेंगे और आपको समझाएंगे, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है और बहुत आसान भाषा में समझेंगे इसको। सेक्शन 2A क्या कहता है? जब एक व्यक्ति दूसरे को कुछ भी करने या करने से परहेज करने की अपनी इच्छा का संकेत देता है, तो ऐसे कार्य या परहेज के लिए दूसरे की सहमति प्राप्त करने की दृष्टि से उसे एक प्रस्ताव देने के लिए कहा जाता है। इसमें बेसिक से बात क्या की गई है? प्रस्ताव की। एक व्यक्ति है, वो सामने वाले व्यक्ति से कोई प्रस्ताव रखता है कि भैया आप ये लेंगे या नहीं लेंगे, कुछ भी हो सकता है, या कोई चीज़ हो सकती है या प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा। अब वो जो सेकंड आदमी है वो उसको ठुकरा भी सकता है और मान भी सकता है। तो यहाँ पर उस आदमी की तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया। जो प्रस्ताव देता है उसने इच्छा जाहिर की है, क्या आप लेना चाहेंगे? उसने कहा कि हाँ ले भी सकता हूँ, नहीं भी ले सकता, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बेसिक सा सेक्शन 2 का प्रस्ताव के बारे में बात करता है, प्रपोजल जिसे बोलते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे। अब आते हैं सेक्शन 2B क्या कहता है। प्रस्ताव तो हो गया, प्रपोजल हो गया, उसके आगे बढ़ते हैं। जब जिस व्यक्ति को प्रस्ताव दिया जाता है वह उस पर अपनी सहमति व्यक्त करता है तो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया माना जाता है। एक प्रस्ताव जब स्वीकार कर लिया जाता है एक वादा बन जाता है, ठीक है। अब वो प्रस्ताव वाला कार्यक्रम हो गया था सेक्शन 2 का A में। अब यहाँ पर 2 के B में क्या किया? अब जो दूसरा पर्सन था जिसके सामने प्रस्ताव रखा गया था, अगर वो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, ठीक है, अपनी सहमति दे दी उसमें उस प्रस्ताव के बारे में, जो प्रस्ताव सामने रखा गया था, तो जब एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो वो एक वादा बन जाता है, प्रॉमिस हो जाता है। अब भाई ए ने कोई कुछ बात रखी कि भैया क्या आप ये लेना चाहेंगे, ये कंडीशन है या ये चीज़ है, क्या आप ये लेना चाहेंगे इतने रुपए में? उन्होंने कहा ठीक है ले लेंगे, तो उनके साथ एक वादा बन जाता है, ठीक है, जिसे प्रॉमिस बोलते हैं। और ये प्रॉमिस दे रखा है कहाँ पर? सेक्शन 2 के B में, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे A और B। अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 का C क्या कहता है?
प्रस्ताव देने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है? वचनदाता कहा जाता है। और प्रस्ताव को स्वीकार करने वाले व्यक्ति को वचन ग्रहीता कहा जाता है। जो प्रस्ताव देता है उसे क्या बोलते हैं? प्रॉमिसर। जो प्रस्ताव एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, उसे प्रॉमिसी बोलते हैं। ठीक है, ये सेक्शन कहाँ पर दे रखा है? सेक्शन सी पर दे रखा है। सेक्शन 2D क्या कहता है? दोस्तों, जब वादा करने वाले की इच्छा पर वादा करने वाला या कोई अन्य व्यक्ति कुछ करता है तो ऐसा कार्य या वादा वचन का प्रतिफल कहा जाता है। जब दो लोगों के बीच में कोई डिसाइड हुआ, ठीक है, कि आप हमें ये सामान देंगे, आप हमको इसकी जगह में ये देंगे, तो उसके बीच में जो प्राप्त किया उसने, वही उसका प्रतिफल होता है। ठीक है, प्रतिफल कहा जाता है। दोनों तरफ कंडीशन बन गई हैं, वो कंडीशन फुलफिल होती है, वही प्रतिफल कहलाता है। ठीक है, ये सेक्शन 2D में दे रखा है प्रतिफल के बारे में, कॉन्सिडरेशन के बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सेक्शन 2E में दे रखा है प्रत्येक वादा और वादों का प्रत्येक सेट एक दूसरे के लिए विचार बनाते हुए एक समझौता है। जब प्रॉमिस होता है और उसके साथ कंसिडरेशन एक दूसरे के प्रति होता है, ठीक है, वही हमारा एग्रीमेंट होता है। और कंसिडरेशन हम लोगों ने देख ही लिया था, यही होता है प्रत्येक वादा, प्रॉमिस और वादों का प्रत्येक सेट एक दूसरे के विचार बनाते हुए एक समझौता है। ठीक है, एग्रीमेंट। सेक्शन 2F क्या कहता है? वे वादे जो एक दूसरे के लिए विचार या विचार का हिस्सा बनते हैं पारस्परिक वादे कहलाते हैं। एक ही वचन है जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल होता है, वही प्रतिकारी वचन कहलाते हैं। नेक्स्ट है 2G क्या कहता है? कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकने वाला समझौता शून्य कहा जाता है। ठीक है, जो कानून द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता वो शून्य कहा जाता है। जो इलीगल है, ठीक है, वो शून्य है, जिसे कानून ने बैन कर रखा है, आप उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं कर सकते। 2H में क्या दे रखा है? कानून द्वारा परिवर्तनीय एक समझौता एक संविदा है। जो कानून द्वारा परिवर्तनीय है, एग्रीमेंट, करार, वो एक संविदा होते हैं। ठीक है, तो संविदा होने के लिए कानून द्वारा परिवर्तनीय होना चाहिए। इलीगल काम के आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते, वो शून्य होता है, और इलीगल काम परिवर्तनीय भी नहीं हो सकता, इसलिए वो एक संविदा भी नहीं बन सकता। ठीक है, आप इलीगल काम की संविदा नहीं कर सकते। ठीक है, वो लीगल काम के लिए ही होती है। 2H में दे रखा है। अब सेक्शन 2I में क्या दे रखा है? एक समझौता जो कानून द्वारा उसके एक या अधिक पक्षों के विकल्प पर लागू करने योग्य है, लेकिन दूसरे या अन्य के विकल्प पर नहीं। एक शून्यकर्णी संविदा। ये शून्यकर्णी संविदा का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे आपने कोई बल्ब या कोई दूसरी चीज़ मांगी, ठीक है, उसने थोड़ा सा मिसमैच था नाम का, उसने दूसरा पकड़ा दिया, तो यहाँ पर जो ले रहा है, जिसने लिया है, अब उसके ऊपर है कि वो कह सकता है कि भैया हमें तो वही चाहिए, ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए। तो अब उसके ऊपर है, अगर वो चाहे तो ये एग्रीमेंट कैंसिल कर सकता है। ठीक है, और चाहे तो बना रख सकता है कि भैया चलो ठीक है, इसी से काम चला लेंगे। ठीक है, तो वहाँ एक शून्यकर्णी संविदा होती है। मतलब शून्यकर्णी संविदा जो दूसरा पक्ष होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो चाहे तो शून्य कर दे, ख़त्म कर दे कि नहीं भैया आपने हमको दूसरे नाम का चीज़ दिया है चीज़ वही, लेकिन थोड़ा चेंज है, तो यहाँ पर दूसरे पक्ष के ऊपर डिपेंड करता है। फिर हमारा सेक्शन 2J है। एक संविदा जो कानून द्वारा लागू होना बंद हो जाता है, वह तब शून्य हो जाता है जब वह लागू होना बंद हो जाता है। जैसे कि कोई अभी रिसेंट दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, अभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल है। जहाँ सरकार ने अगर वो कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट सरकार बैन कर देती है, इलीगल कर देती है, ठीक है, उन्होंने कहा ये अब लीगल नहीं है, तो वहाँ पर वो संविदा शून्य हो जाती है। ठीक है, ये सेक्शन कहाँ पे दे रखा है? सेक्शन 2J में। सेक्शन 2 को अगर हम इसको एक लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें तो ऐसा होगा जैसे कि दो आदमी हैं, ठीक है, ए ने बी को एक प्रस्ताव रखा, ठीक है, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, तो अब यहाँ पर बी उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है और
उसको मना भी कर सकता है। तो यहाँ पर पहला प्रस्ताव हो गया। अब अगर उसने बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्सेप्ट करने के बाद वो एक वादा बन जाता है कि हाँ भैया, उसने उसको दिया प्रस्ताव कि भैया ये आप सामान इसका ये आप लेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है ले लेंगे। तो एक प्रकार से प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, प्रॉमिस के बाद जो प्रस्तावना करने वाला व्यक्ति वचनदाता कहलाता है और जो प्रस्तावना को ग्रहित करता है उसे वचन ग्रहीता बोलते हैं। फिर क्या हुआ कि अगर कोई दो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें बिना प्रतिफल के तो होगा नहीं भाई, बिना लाभ के कोई कार्य हो नहीं सकता। तो वो जो प्रॉमिस होती है उसमें अगर प्रतिफल है तो उसके बाद वो प्रतिफल और प्रॉमिस मिलकर एग्रीमेंट बन जाता है। प्रस्तावना, प्रतिफल और प्रॉमिस एक एग्रीमेंट का रूप ले लेते हैं। ठीक है, अब एग्रीमेंट होने के बाद एक आया था टॉपिक शून्य। अगर वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है तो एक संविदा हो जाएगा करार, एग्रीमेंट। अगर विधि द्वारा प्रवर्तनीय है संविदा हो जाएगा, मीन्स इलीगल नहीं होना चाहिए। अगर वो इलीगल है तो वो शून्य हो जाएगा। कि एक कंडीशन आ जाती है कि जैसे दोनों ने एग्रीमेंट किया तो अब बिस्किट लेने गए पार्ले जी का, उन्होंने दे दिया ब्रिटानिया का, बिस्किट तो दोनों ने। तो यहाँ पर क्या होगा, जिसने लिया है अब वो उसको मना भी कर सकता है, शून्य भी कर सकता है, लेकर चला भी आ सकता है, चलो भैया बिस्किट तो मिले, चलो ठीक है 5 वाला ये भी है, 5 वाला ये भी है। तो यहाँ पर उसके ऊपर एक पक्ष के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मना भी कर सकता है, ले भी सकता है। ठीक है, ये हमारी शून्यकरणी संविदा होती है। नेक्स्ट है जैसे कि जब ए और बी ने संविदा करी, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे संविदा तक का प्रोसेस। जब ए और बी ने संविदा करी तब तक तो कानून के दायरे में वो लॉफुल था कोई भी संविदा। उसके बाद कुछ दिन बाद अगर वो कानून में इलीगल हो जाता है, अवैध हो जाता है, तो किया गया करार दोनों का शून्य हो जाएगा, ऑटोमेटिक शून्य हो जाएगा। आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार ही संविदा है। ठीक है, अगर कोई संविदा करता है और वो इलीगल संविदा है तो भाई वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है तो संविदा हो ही नहीं सकती, पहले से ही शून्य है। तो आप उसके लिए एक्शन में नहीं जा सकते कोर्ट में वही एक्शन हो सकता है अगर आपने लीगल संविदा करी है। अगर आपने लीगल करी है तो आप उससे एक्शन नहीं ले सकते। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। आशा करता हूँ आपको नॉलेज लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा, ये हमारे सेक्शन 2 को कवर किया है जो इस वीडियो के लिए बहुत है। नेक्स्ट वीडियो आता रहेगा, इसकी पूरी सीरीज चलाएंगे और आपको पूरे जनरल प्रोविज़न 1 से 75 तक। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट करके बता दीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।